हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 15 तक के सॉल्यूशंस। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 16। द क्वेश्चन इज द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16th वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं भी मेंशन करते, सिर्फ रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन 60 पर सेकेंड लिखते, तो पर सेकेंड को देख के आप बता सकते हैं कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होगा। सेकेंडली, अब रिएक्शन की कंसंट्रेशन कहाँ पहुँच गई? 1/16th। तो इसके दो मेथड हैं सॉल्व करने के। देखिए, फर्स्ट तो आप बाय स्टैंडर्ड मेथड से अगर चलेंगे तो हमें पता है कि बेसिक फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं रेट कांस्टेंट के लिए, दैट इज दिस वन। अब k की वैल्यू आपको दी गई है तो टाइम आपको निकालना है। तो अगर आप टाइम पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2.303 डिवाइड बाय k, दैट इज 60 लॉग। अब देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है उसको हम 1 ले लेते हैं, फाइनल कितनी है? 1/16। तो ये कितना आ जाएगा? 2.303 डिवाइड बाय 60 इंटू लॉग 16। ठीक है, तो फाइनली अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये टाइम की वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 4.6 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड्स। तो ये एक मेथड हो गया, बहुत सिंपल मेथड, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। सेकेंडली 1/16th अगर आप देखें तो ये कितना है? बेसिकली 1/2⁴ है। ठीक है, तो एक हाफ लाइफ में आपकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है, अगली हाफ लाइफ में उससे भी हाफ हो जाती है। मतलब अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टी हाफ के बाद आपके पास 1/2 रहेगा, एक और हाफ लाइफ के बाद उसका भी हाफ हो जाएगा तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगली टी हाफ के बाद ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब, और फोर्थ टी हाफ के बाद ये हो जाएगा 1/2⁴। मतलब अगर किसी कंसंट्रेशन को 1/16th पे जाना है तो उसको 4 हाफ लाइफ चाहिए। तो एक हाफ लाइफ कितनी है? 0.693 डिवाइड बाय k, दैट इज 60। तो ये आ जाएगा 0.01155, और 4 टी हाफ कितनी हो जाएंगी? 4 इंटू 0.01155, दैट इज 4.6 इंटू 10⁻² सेकेंड्स। तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली हम हाफ लाइफ वाला मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली पता है कि 1/16th का मतलब वो 1/2⁴। तो यहाँ 4 हाफ लाइफ चाहिए, तो डायरेक्टली हाफ लाइफ निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17th। ये एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज स्ट्रॉन्शियम 90 विद अ हाफ लाइफ ऑफ 28.1 ईयर्स। इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रॉन्शियम was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? देखिए सिंपल क्वेश्चन ये है कि आपको फालतू की इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देना कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो भी था। पॉइंट ये कि हमारे पास कितना स्ट्रॉन्शियम एब्जॉर्ब हुआ है? 1 माइक्रोग्राम। तो आपके पास इनिशियल स्ट्रॉन्शियम कितना है? 1 माइक्रोग्राम। ठीक है, और फाइनल आपको कितना निकालना है? 10 ईयर्स के बाद कितना बचेगा और 60 ईयर्स के बाद कितना बचेगा। ठीक है, इससे मतलब नहीं है कि कैल्शियम के बदले स्ट्रॉन्शियम एब्जॉर्ब हुआ, न्यूली बॉर्न बेबी या क्या है, दैट इज़ नॉट अवर कंसर्न। तो किसी भी क्वेश्चन में यू हैव टू फोकस ऑन द डेटा गिवन। ठीक है, कि क्या आपको डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि सारे के सारे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं दीज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं T = 2.303 डिवाइड बाय K लॉग C0/Ct।
तो हमें ये निकालना है कि आफ्टर 10 ईयर्स कितना अमाउंट वहाँ पर प्रेजेंट होगा। ओके, तो देखिए हाफ लाइफ आपको ऑलरेडी दिया 28.1 ईयर्स, तो के निकल जाएगा 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ, दैट इज 28.1 ईयर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा रेज़ टू पावर -1, तो दिस हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू 0.02466 पर ईयर्स। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका रेट कांस्टेंट। ओके, क्योंकि हाफ लाइफ ऑलरेडी गिवन है। अब जब आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको कि हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स। तो देखिए हमें पता है कि के की वैल्यू, तो यहाँ पर हम इक्वेशन ये यूज़ कर लेंगे। टाइम कितना दिया गया आपको 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स 2.303 डिवाइड बाय के, दैट इज़ 0.02466 लॉग। अब इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिए गए 1 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो आप उसको 1 ले लेंगे डिवाइड बाय जो फाइनल कंसंट्रेशन है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, माइक्रो में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अगर आपका 1 है तो ये माइक्रो में लिया गया है, तो जो x होगा वो भी माइक्रो में ही आंसर आएगा। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इसको फाइनली एंटी लॉग लेके। तो दिस वैल्यू ऑफ x शुड बी अराउंड और सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट हो गया कि 60 ईयर्स के बाद कितना बचेगा, तो 60 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 1 अपॉन वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप तो वाई आ जाएगा 0.227 माइक्रोग्राम्स। ठीक है, तो एक बार आप स्टिल कैलकुलेशन को खुद भी करके सॉल्व कर सकते हैं, इसको एक बार आप ट्राई कर सकते हैं एंटीलॉग लेके। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपको सारा का सारा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है और किसी भी क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है सिर्फ उसमें जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको आइसोलेट करना है और उनको आइडेंटिफाई करना है कि अननोन क्वांटिटी से हम इस गिवन डेटा को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18th, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि T 99% जो है वो ट्वाइस ऑफ T 90% होता है, ये प्रूव करना है। तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए T 99% का मतलब हुआ 2.303 अपॉन के लॉग। अब रिएक्शन आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, 100 से। ठीक है, अगर ये फाइनली 99% कंज्यूम हो चुका है तो कितना बचेगा, 1। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी 100 थी, फाइनल कंसंट्रेशन आपकी कितनी थी, 1। तो आ जाएगा लॉग 100। ठीक है, तो 2 इंटू लॉग 10, लॉग 10 इज़ 1, तो यह आ जाएगा 2। तो 2.303 डिवाइड बाई के इंटू 2। इसको भी सॉल्व करने की डायरेक्टली ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली अगर आप T 90% कैलकुलेट करते हैं तो 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, अब इनिशियल आपने 100 से स्टार्ट किया था और 90% कंप्लीट होने के बाद कितना बचेगा, 10%। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा लॉग 10 दैट इज़ 1। तो ये सिर्फ आ जाएगा 2.303 अपॉन के। तो यहाँ से आप बता सकते हैं दस प्रूव्ड कि हमारे पास जो T 99% है दैट इज ट्वाइस ऑफ T 90%। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट द T हाफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, परसेंटेज डिकम्पोजिशन आपको दिया गया है, तो आपने 100 से स्टार्ट किया तो 40 मिनट के बाद आपका 30% डिकम्पोज हो गया, कितना बचा, 70। तो अगर आप इक्वेशन डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो
K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम इज 40 मिनट्स, लॉग ऑफ इनिशियल 100 थी, फाइनल आपका 70 आ गया, तो यहाँ से आपकी K की वैल्यू आ जाएगी। और T हाफ कितना होता है 0.693 डिवाइड बाय K, तो यहाँ से K कैलकुलेट करके यहाँ T हाफ में आप पुट करके T हाफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने पे K की वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 8.91 इंटू 10⁻³ मिनट्स में दिया गया तो पर मिनट, और T हाफ आएगा अप्रॉक्सीमेटली 77.7 मिनट्स। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन की जगह गैसेस प्रेशर में हमारे को सॉल्व करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको कंसंट्रेशन नहीं दी होगी, यहाँ पर आपको प्रेशर की टर्म्स में सॉल्व करना है। तो इसका मेथड मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स का जो क्विक रिवीजन वीडियो है उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम गैसेस कंपोनेंट्स के लिए प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। आपके पास डायरेक्टली कोई भी यहाँ पर फॉर्मूला नहीं होता, आपको हर केस में एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है। तो देखिए एजो आइसोप्रोपेन आपके पास है, दैट इज CH3 ट्वाइस CH N डबल बॉन्ड N CH3 ट्वाइस, दिस N डबल बॉन्ड N इज कॉल्ड एजो, और एजो में दोनों तरफ आइसोप्रोपेन लगी हैं, तो इस तरफ लेफ्ट में भी आइसोप्रोपेन है, राइट में भी आइसोप्रोपेन है। तो ये कन्वर्ट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, फाइनली हीट करने पे देखिए हेक्सेन एंड नाइट्रोजन, तो N2 अलग हो जा रहा है और हेक्सेन दैट इज C6H14। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइम्स पे प्रेशर की वैल्यू दी गई है। देखिए जब T इज इक्वल टू 0 था तो यहाँ पर जो प्रेशर है दैट इज 35। ओके, तो इसको हम पहले P0 ले लेते हैं, ये दोनों 0 होंगे। आफ्टर टाइम 360 सेकेंड्स, तो देखिए T इज इक्वल टू 360 सेकेंड्स पे कितना होगा यहाँ पे, ये दिस इज P0 माइनस P कर देते हैं क्योंकि कुछ डिकम्पोज होगा तो प्रेशर कम होगा। अब 1 मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में दोनों का 1 मोल बना रहा है, तो ये P कम होगा, तो यहाँ पर दोनों में P अमाउंट ऑफ प्रेशर ही बनेगा। तो अब देख सकते हैं कि आफ्टर 360 सेकेंड्स टोटल प्रेशर कितना होगा सिस्टम में, तो टोटल प्रेशर होगा सारे के सारे कंपोनेंट्स के प्रेशर का सम, दैट इज P0 माइनस P, तो आ जाएगा P0 प्लस P। तो आप लिख सकते हैं कि P टोटल इज P0 प्लस P, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू PT माइनस P0। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं ये, क्योंकि फाइनली आपको ये दिया गया है कि टोटल प्रेशर कितना है वो आपको गिवन है, इनिशियल प्रेशर कितना था ये भी आपको गिवन है, पर ये P आपको नहीं गिवन। ठीक है, तो P को हमेशा गिवन जो आपका क्वांटिटी है उनकी टर्म्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब अगर आपने बेसिक इक्वेशन जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप लिखते हो लॉग ऑफ C0 बाय CT, तो C0 बाय CT की जगह इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ P0 बाय PT, क्योंकि कंसंट्रेशन और टेम्परेचर जो प्रेशर है बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो P0 कितना है देखिए, और ये भी सिर्फ आपको रिएक्टेंट्स के लिए लिखना है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि C0 बाय CT इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर था रिएक्टेंट्स का P0, और फाइनल प्रेशर रिएक्टेंट्स का कितना है P0 माइनस P, तो ये कितना आ जाएगा P0 माइनस PT प्लस P0, दैट इज P0 अपॉन 2P0 माइनस PT। तो ये आपका इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से आप डायरेक्टली रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो K कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन कितना सेकेंड्स थे 360 सेकेंड्स लॉग ऑफ, और P0 कितना है हमारे पास, देखिए जब आपने स्टार्ट किया था तो प्रेशर आपके पास था 35 और 360 सेकेंड्स के बाद था 54। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि P0 जो है हमारे पास 35 है और P टोटल है आपके पास 54।
4, तो पी नॉट आ जाएगा 35 और 2 इंटू 35 दैट इज 70 माइनस 54, तो यह रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 2.23 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। तो जिस तरह से एक इंटरवल के लिए निकाला आपने, ठीक है, ये कौन से इंटरवल के लिए, 0 से 360 सेकेंड्स के लिए, वैसे ही आप एक और बार कैलकुलेट कर सकते हैं। किस इंटरवल के लिए, 0 से 720 के लिए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपके पास पी नॉट 35 mm मरकरी रहेगा और पी टोटल आ जाएगा 63। तो आप दो बार, मतलब सेकेंड टाइम आप क्या करेंगे, दूसरी बार आप के को कैलकुलेट कर सकते हैं 2.303/720 लॉग ऑफ 35/70 माइनस 63, और इसकी जो भी वैल्यू आती है अगर वो एग्जैक्टली सेम आ रही है तो ठीक है, अगर थोड़ी सी डिफरेंट आती है तो आप दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, सो दैट आपका जो आंसर होगा दैट विल बी द एवरेज ऑफ 2 वैल्यूज़। बट जनरली द के शुड नॉट चेंज, कि के सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो डिफरेंट इंटरवल्स पे आंसर सेम आना चाहिए। तो जनरली 2 वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो स्टिल आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और सेकंड और फर्स्ट वैल्यू का एवरेज ले सकते हैं अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा हो, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन भी उसी तरह से प्रेशर्स के ऊपर बेस्ड है। तो SO2Cl2 डिकम्पोज करता है, फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन है, मतलब हीट करने पे ये डिकम्पोज कर रहा है, और 0 टाइम पे टोटल प्रेशर है 0.5 एटमॉस्फेयर और 100 सेकेंड्स पे 0.6 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ भी हम पहले रिएक्शन लिखेंगे SO2Cl2 और T इज इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर हम P0 ले लेते हैं, दोनों का प्रेशर 0 होगा प्रोडक्ट में, और आफ्टर सम टाइम T या आफ्टर 100 सेकेंड्स हम किस लिख सकते हैं, P0 माइनस P, दोनों का प्रेशर P आ जाएगा। तो सेम इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। तो फाइनली जो आप टोटल प्रेशर निकालेंगे आफ्टर 100 सेकेंड्स, दैट टोटल प्रेशर विल बी P0 प्लस P, तो P आ जाएगा PT माइनस P0, और जो K का एक्सप्रेशन है दैट विल बी 2.303/T लॉग ऑफ कितना होगा, P0 अपॉन P0 माइनस P, तो P0 माइनस P का मतलब है 2P0 माइनस PT। तो यहाँ पर क्या वैल्यूज पुट करेंगे हम, देखिए टाइम कितना दिया गया, 100 सेकेंड्स दिया गया है, और जो P0 है दैट इज 0.5 एटमॉस्फेयर, तो 2P0 हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर माइनस PT 0.6। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 2.23 इंटू 10⁻³ सेकेंड में दिया गया तो पर सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट इज, आपको ये भी पूछा गया है कि फाइनली कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमॉस्फेयर, कि जब टोटल प्रेशर 0.65 एटमॉस्फेयर होगा तब रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कितना होगा, ठीक है। अब के नहीं पूछा गया, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है कि व्हेन P टोटल इज 0.65, तब हम क्या करेंगे, तो जो P होगा दैट विल बी P टोटल माइनस P0, दैट इज 0.65 माइनस P0 कितना आता आपका 0.5, तो ये जो आ जाएगा 0.15 एटमॉस्फेयर। तो ये आपका P की वैल्यू आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग अब K को दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि K टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, नॉर्मली K चेंज नहीं होगा अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आपके पास P की वैल्यू आ गई। अब रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, रेट इज इक्वल टू K इंटू SO2Cl2 रेज़ टू पावर 1, ठीक है, और K आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 2.23 इंटू 10⁻³ और SO2Cl2 की कंसंट्रेशन की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर प्रेशर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फाइनल इसका प्रेशर कितना होगा, P0 माइनस P, तो P0 कितना था 0.5 माइनस P कितना है 0.15,
15। ठीक है, तो फाइनली सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 7.8 इंटू 10⁻⁻⁴ ATM पर सेकेंड। तो ध्यान रहे अब तक आप जो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते आए हैं दैट इज इन मोल पर लीटर पर सेकेंड, बट मोल पर लीटर कंसंट्रेशन के लिए लिखा जाता है। जब प्रेशर होगा तो आप सिंपल उसको एटमॉस्फेयर में लिखोगे, प्रेशर के यूनिट्स। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, हमने मोल पर लीटर की जगह अब यहाँ पर प्रेशर यूज़ किया है, तो यहाँ पर हम एटमॉस्फेयर पर सेकेंड में आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। Okay, so now we move on to the question number 22. The rate constant for the decomposition of N2O5 at various temperature is given below. तो हमारे को दिया गया है कि N2O5 डिफरेंट टेम्परेचर पर डिकम्पोज होता है, तो उसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे K मल्टीप्लाई बाय 10⁵ इतना आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि K कितना होगा, किया जाएगा 0.0787 इंटू 10⁻⁻⁵। तो ये ध्यान रखना कि ये K को 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई करने के बाद की वैल्यूज़ हैं। तो ये सारी की सारी जो टेम्परेचर दिया गया है आपको डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, पर जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में या किसी भी फॉर्मूला में टेम्परेचर को हमेशा डिग्री केल्विन में लिया जाता है। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 273 केल्विन, 293 केल्विन, तो इस तरह से आप सबको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब पूछा गया कि ड्रॉ ग्राफ बिटवीन K एंड 1/T, सॉरी इट इज लॉग K, नेचुरल लॉग K एंड 1/T, इनके बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है और कैलकुलेट करनी है वैल्यूज ऑफ A प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी की, और 30 डिग्री और 50 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी ये भी आपको प्रिडिक्ट करनी है। देखिए अब इसमें डायरेक्टली जब आप इक्वेशन पढ़ते हैं कि K is equal to A e raised to power minus EA by RT, दिस इज अवर आर्हीनियस इक्वेशन। इसमें अगर आप इसका लॉग लें तो नेचुरल लॉग K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस EA बाय आर टी, दैट इज 1/T। तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ क्योंकि अगर आप लॉग K को Y मान लें, लॉग A को C मान लें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, और यहाँ पर इसको आप प्लस साइन दे सकते हैं और इसको लिख सकते हैं माइनस EA बाय आर, तो ये आ जाएगा M और ये X, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कंपेयर हो जाएगा। तो Y वर्सेस X का ग्राफ यहाँ पर पूछा गया है कि log K वर्सेस 1/T का ग्राफ क्या होगा। तो देखिए उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ आपने लिस्ट डाउन की हुई हैं। तो टेम्परेचर को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो 273 केल्विन पे 1 टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 3.66 इंटू 10⁻⁻3, और 10⁵ इंटू K आपको दिया गया है 0.0787, तो इसका नेचुरल लॉग K आ जाएगा -14.055। तो इस तरह से हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है इस पर्टिकुलर ग्राफ में। तो देखिए इस पर्टिकुलर ग्राफ में नेचुरल लॉग K वर्सेस 1/T, तो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन एक नहीं आ रही है, बट स्टिल हम देख सकते हैं कि लास्ट के जो 3 पॉइंट्स हैं इन पे वैल्यू स्ट्रेट लाइन है। और ये ध्यान रखना कि 1/T जो ये वैल्यू है टेम्परेचर की 1/T, ये यहाँ पर तो दिया गया है 2.8 2.93, बट एक्चुअली में ये कितनी है इंटू 10⁻⁻3। जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है 3.66, लास्ट पॉइंट ये है 3.66 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये टेम्परेचर जो सारा है 1/T है, ये 10⁻⁻3 यहाँ लिखा नहीं है बट वो प्रेजेंट है। अब अगर इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो आपके पास नेचुरल लॉग K और 1/T का कुछ ग्राफ आ रहा है, तो इसकी जो स्लोप आएगी वो स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ΔY/ΔX। तो मान लीजिए जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, ये लास्ट के 2 पॉइंट्स, ठीक है, लास्ट के 2 पॉइंट्स कौन से हैं, देखिए -14.055 और -10.98, ठीक है। तो y पे ये वैल्यूज़ हैं इनकी -14.055 और -10.98। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम y में ले सकते हैं डिफरेंस, तो आपके पास जो स्लोप आ जाएगी दैट विल बी y2 - y1, ठीक है।
तो आपके पास टोटल डिफरेंस इन दोनों का आ जाएगा, दैट इज -14.055 माइनस 10.98 और डिवाइडेड बाय x में कितना गैप है, देखिए 14.055 की कोरिस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी है, 3.66 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा 3.66 और दूसरी वैल्यू 3.41 तो -3.41 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो आप स्लोप को फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी स्लोप आएगी अप्रॉक्सीमेटली -12.3 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम स्लोप को देखेंगे तो इस इक्वेशन में जो स्लोप आनी चाहिए m वो कितनी आनी चाहिए, -EA/r। तो स्लोप आपकी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन अगर आप नहीं भी लें तब भी चलेगा क्योंकि नेगेटिव साइन ऑलरेडी है यहाँ पे। तो इसको आप कर भी सकते हैं, -EA/r से कंपेयर कर सकते हैं। r की वैल्यू कितनी होती है, 8.314। तो इसको सॉल्व करने पे एक्टिवेशन एनर्जी आएगी अप्रॉक्सीमेटली 102.26 किलो जूल पर मोल। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करनी है ए की वैल्यू ठीक है। तो ए के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस EA/RT। अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए, यहाँ पर आप लॉग के की कौन सी वैल्यू लेंगे, लॉग के की वैल्यूज तो हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ डेटा में। तो लॉग के की वैल्यू आप -14.055 ले सकते हैं अगर आप 273 टेम्परेचर लेना चाहते हैं, या आप -10.98 ले सकते हैं अगर आप 293 केल्विन टेम्परेचर लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए इसको मैं लेता हूँ वैल्यू को, -14.055 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस EA कितना आ जाएगा 102.26 और किलो जूल है तो इंटू 10⁻³ आ जाएगा जूल पर मोल, क्योंकि R की वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो दोनों तरफ जो वैल्यूज़ हैं वो जूल जूल में रखनी है, ऐसा नहीं कि ऊपर आपकी जो वैल्यू वो किलो जूल्स में रह जाए और नीचे जूल्स में। इंटू टेम्परेचर ये लिए 273, तो यहाँ से सॉल्व करके ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ठीक है। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आप ए यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास ए की वैल्यू आ गई तो नेक्स्ट केस के लिए क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट केस के लिए आप कर सकते हैं कि नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए, और एक बार आप नेचुरल लॉग ए कैलकुलेट कर लें और एक बार ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लें ठीक है। तो नेचुरल लॉग ए माइनस EA/RT, तो इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व दिस फॉर टेम्परेचर इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस दैट इज 303 केल्विन। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं दी गई है ठीक है, हमारे को दी गई है 313 पे। तो ठीक है, टेम्परेचर को हम पुट करेंगे 303 केल्विन। आर की वैल्यू आपको पता है, एक्टिवेशन एनर्जी टाइम के साथ या टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी यही वैल्यू यूज़ होगी। लॉग ए आपके पास इस इक्वेशन से आ जाएगा, तो लॉग के निकल जाएगा एट 303 केल्विन। फिर 50 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है, तो सिमिलरली आप यही प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान आपको ये देना है कि कुछ बुक्स ने या कुछ ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं वहाँ पर मुझे इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट लगा, जो वैल्यूज़ उन्होंने सॉल्व किए हैं उनमें थोड़ा सा मुझे एरर लग रहा है, बट स्टिल आई लीव इट अप टू यू। यू हैव दिस फॉर्मूला, यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, so you can use your mathematics to solve this question up to the last. Okay, so I hope I have made everything clear because the values आपके पास given है, plot आपके पास directly दिया गया है. Okay, so that completes our this lecture. In the next lecture we'll be doing question number 23 to the question number 30th, that is the last. So next lecture will be completing the NCERT chemical kinetics exercise. Okay, thank you, have a nice day.